हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में कार्बन आयन को समाप्त किए थे। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसमें फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स इसमें से रेडिकल वर्ड का इस्तेमाल जनरली कोई रिएक्टिव स्पीसीज के लिए किया जाता है और रिएक्टिव स्पीसीज मोस्टली वे होते हैं जिनमें चार्ज होता है। मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली वे होते हैं जिनमें चार्ज होता है। कार्बन आयन कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था उनमें, तो वे तो थे ही रिएक्टिव। रेडिकल्स तो कहा जा सकता है उन्हें, जैसे आप एसिड रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल पढ़े होंगे, उसी प्रकार से फ्री रेडिकल है। यहाँ कोई चार्ज नहीं होता है। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज। अब न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज है मतलब कोई चार्ज होगा नहीं, तो उसके बदले में क्या होगा? कंटेनिंग एन ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उनमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा या उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑड मैंने कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड मतलब भी वही बात हुआ। यस, बात हुआ। तो दोज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और केमिकल स्पीसीज which contain an odd or unpaired electron, और शुरू में ऐसे लगा सकते हैं कि द न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज which contain an odd or unpaired electron are called free radicals। न्यूट्रल है, शुरू में ही हम लोग लगा देंगे न्यूट्रल, तो आगे झंझट नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा इनमें। न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज है ये। जैसे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कहेंगे इसे हम, क्लोरीन फ्री रेडिकल कहेंगे इसे हम, या अल्काइल के जगह मान लो मिथाइल ले लें, मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे इसे हम। फिर एसाइल हो जाएगा, या एसिटाइल फ्री रेडिकल कहेंगे इसे। ऐसे बहुत सारे केस हैं ऐसे। अब बात है कि इनमें कोई चार्ज क्यों नहीं है, इनमें कोई चार्ज क्यों नहीं है? तो इससे तो पहले ही बताया ना कि चार्ज उसी केमिकल स्पीसीज में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कम या ज़्यादा हो। अब यहाँ तुम जिस पे भी हम ऑड इलेक्ट्रॉन दिए हैं अनपेयर्ड, सबका इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो वैलेंस की तुमको बराबर ही दिखने वाला है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। कार्बन के वैलेंस में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ भी देख लो 2, 4, 6 और 1, 7। कार्बन का 4 होता है तो 4 होगा, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो 3 उधर लगाया होगा, 1 यहाँ, 4 यहाँ भी कार्बन के 4 हैं, 1 2 3 1 4। ऑक्सीजन का वैलेंस में 6 होता है तो 6 है। अभी तो 2 ही दिख रहा होगा, 1 इधर 1 इधर, लेकिन 2 लोन पेयर भी तो होता है ऐसा। तो फ्री रेडिकल्स में कोई चार्ज नहीं होता है। रीजन कि जिस एटम पे ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पे ऑड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ जो है वैलेंस के बराबर होता है। इसीलिए इन केमिकल स्पीसीज पे कोई चार्ज नहीं होगा। और जब कोई चार्ज नहीं है तो ऑब्वियसली इनका जो रिएक्टिविटी है वह किस वजह से है, अब तो ही जानना जरूरी है ना। कि जैसे प्लस चार्ज था तो बोले कि प्लस माइनस वाले होते हैं कम और स्टेबल, तो कार्बोकेटायन का रिएक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज के चलते है कि वह नेगेटिव से इंटरैक्ट करना चाहेगा, और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज के चलते हैं क्योंकि वह पॉजिटिव से इंटरैक्ट करना चाहेगा। इतना सा बात हम लोग जान रहे हैं। अब इसमें वजह क्या है, सो देखो, चार्ज तो है नहीं, तो इनमें वजह 2 चीज़ का हुआ। एक कि किसी का भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अभी तो हीलियम के जैसा बनना चाहता है जिसके वैलेंस में 2 है या टोटल 2 है, जो भी कह दो। इन सब में यहाँ इसका वैलेंस सेल में 7 है, इसका वैलेंस सेल में 4 है, लेकिन टोटल गिनो ऐसे इस तरह से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 यहाँ
अरे जैसे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में से कार्बन का एक ही है, तो कार्बन का अपना गिनोगे तो 4 दिखेगा तुम्हें, 1 2 3 1 4। हम कह रहे हैं टोटल गिनो बॉन्ड वगैरह वाला ले करके, तो 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी वैसे ही तुम्हें दिखेगा 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी वैसे ही दिखेगा 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑलमोस्ट ऑक्टेट के करीब है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखेंगे सब, और यदि ऐसा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे। जस्ट लाइक कार्बोकेटायन बट नॉट कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होता था ना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का है, तो यह हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा था, जिसे हम लेविस एसिड का नाम दे रहे थे, क्योंकि लेविस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सेप्ट करते हैं। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे बट नॉट इन पेयर, क्योंकि यहाँ सबका साथ है, एक ही गेन करना चाहेगा। तो क्या हम फ्री रेडिकल को कह सकते हैं लेविस एसिड? कदापि नहीं कहेंगे, क्योंकि लेविस एसिड का डेफिनेशन है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टेंस की बात हो रही हो, नॉट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज पेयर 2 4 6 ऐसे करके। तो पूछा जाए कि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस के आधार पे तो फटाक से बोल दोगे कि फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकेटायन में नहीं है। फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीसीज है, कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कार्बोकेटायन में कार्बन का वैलेंस शेल में 6 है, जबकि फ्री रेडिकल में कार्बन का वैलेंस में 7 है। ऐसे सिमिलैरिटी हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सिमिलैरिटी एक ही चीज़ है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और फिर स्ट्रक्चर वगैरह भी सेम होता है, जो भी हम लोग देखेंगे। और एक डिफरेंस में ये वाला चीज़ जरूर जोड़ना है कि फ्री रेडिकल्स आर नॉट द लेविस एसिड्स बट कार्बोकेटायंस कैन एक्ट एज लेविस एसिड्स और दे कैन बिहेव लाइक लेविस एसिड्स बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, वहाँ पेयर का एक्सेप्टेंस होगा, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन का होगा, तो फिर यहाँ से अंतर हम लोग पकड़ पा लें लेविस एसिड बेस में क्या है कि नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में काफ़ी है इतना कि फ्री रेडिकल वे न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज हुए जिनमें ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है उसका वजह हम समझा दिए। तो फिर ये रिएक्टिव किस आधार पे हुए वो भी हम बता दिए कि ऑक्टेट पूरा नहीं है और साथ ही अनपेयर्ड है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक खासियत है कि एक ऑर्बिटल में एक ही है और 2 होता तो 2 है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो खुद सोच करके देखो, खुद इसे सोच करके देखो कि मान के चलो तुम पढ़ने गए हो कहीं बाहर, लॉज में रह रहे हो, तो एक रूम में 2 लड़के रहने का है पॉसिबिलिटी, लेकिन तुम अकेले गए हो, तो हो सकता है कि मन लगे या ना भी लगे, तो वहाँ तुम्हारा प्रयास होगा, या फिर तुम्हारा ना हो तो उस मालिक का, जो मकान मालिक है उसका प्रयास होगा कि उस रूम में अकेला बंदा रह रहा है तो एक और हम कहीं से उसमें ढूंढ के लाएं और उसको पेयर करें, क्योंकि एक रूम में मैक्सिमम या मिनिमम 2 रहने का तो प्रावधान होता ही है, एक नॉर्मल सा रूम है। तो वहाँ तुम भी लगे रहोगे एगो पार्टनर ढूंढने में कि मालिक कोई दूसरा आलतू फालतू ला के दे दे, उससे बढ़िया कि हम अपना दोस्त को लेकर के आएँ, पेयरिंग का चांस बढ़ेगा। या फिर जो बैचलर्स लोग होते हैं, कुंवारे लोग, सिंगल होते हैं, मन में तरह तरह की बातें चलते रहती हैं, कुछ बातों के लेकर के अजब सा असमंजस में होते हैं वे, चाह होती है उस सिंगल को पेयर होने की, कुंवारा है तो चाहता है कि जल्दी से शादी हो जाए, चाहे वजह जो भी हो। तो वहाँ भी अनपेयर्ड का पेयर्ड होने से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, मन विचलित हो रहा है। अलग बात है कि कोई अनपेयर्ड ही खुश है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बात तो यही है कि नहीं, जब तक शादी करोगे, लड़का हो या लड़की, घर वाले बार बार टोकते रहेंगे, काहे नहीं कर रहा है, काहे नहीं कर रहा है, काहे नहीं शादी कर रही हो, ऐसे करके। लेकिन जब आप सिंगल से डबल हो गए, अनपेयर्ड से पेयर हो गए, तो कोई बोलने वाला नहीं है। तो जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो अलग से तबाही मचा के रखता है, अलग से। हाँ, पेयरिंग का बड़ा जोर का भूख रहता है उसे, कि देखेगा कहीं और कोई सिंगल है, तुरंत से जा करके उससे इंटरेक्ट करेगा और उससे बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद फिर स्टेबिलिटी जो ऑब्वियसली बढ़ेगा उसका। समझ रहे हो बात को? तो रिएक्टिविटी का वजह यहाँ हुआ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 2 वजह के चलते जो है फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव होते हैं।
बात करें फ्री रेडिकल्स के स्ट्रक्चर की, ऐसा तो यह 3 बॉन्ड अगल बगल है सिग्मा, तो 3 सिग्मा के आधार पे हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2, ऑब्वियसली sp2 ही है। तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड ऐसे, और एक वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा इसके पास, 2pz ऑर्बिटल, कार्बोकेटायन में हम लोग डिटेल में देखे हुए थे इसे। और इसी 2pz ऑर्बिटल में यहाँ होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। एंगल वगैरह तो वही रहेगा, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, 120 डिग्री, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, ऐसा। ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ऐसा। तो शेप भी कार्बोकेटायन के जैसा ही है, हाइब्रिडाइजेशन वही था, एंगल वही है, नेचर भी कार्बोकेटायन का ही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आई थिंक स्टेबिलिटी भी वही ऑर्डर का होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी भी जो है वही ऑर्डर का होना चाहिए इसमें, जैसा स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटायन के लिए था वैसे ही कार्बोनायन फ्री रेडिकल में भी होगा। फ्री रेडिकल में एक अलग सा बात है कि इसमें +m और -m दोनों ग्रुप जो है ना स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, दोनों ग्रुप। और मेनली जो है फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी स्टेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा क्राउडिंग हो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स mainly depends on a steric factor, जितना क्राउडिंग बढ़ेगा स्टेबिलिटी भी उतना ही इंक्रीज करेगा, इन्हांस करेगा, बढ़ेगा। दूसरा कि यहाँ +m ग्रुप हो या -m ग्रुप हो, दोनों जो है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। चार्ज नहीं है ना, चार्ज नहीं है, सबसे बड़ा बात ये है कि कार्बोकेटायन में प्लस चार्ज था तो वहाँ अलग स्टेबिलिटी था, कार्बोनायन में माइनस था तो वहाँ यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ +m रहे चाहे -m रहे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेबिलिटी इसका इंक्रीज ही करने वाला है। और जितना ज़्यादा स्टेरिक होगा फैक्टर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उस हिसाब से तो सबसे पहले डिग्री वाला देख लें स्टेबिलिटी हम लोग, ऐसा। मिथाइल 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, और लास्ट में 3 डिग्री है, ऐसा। तो यहाँ केवल इंडक्टिव यदि लेकर के चले हम लोग, केवल इंडक्टिव ही ज़्यादा ऑपरेट होगा। तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा इंडक्टिव, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा इंडक्टिव। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही हो जाएगा, 0 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा किसका, 3 डिग्री फ्री रेडिकल का। नॉर्मल इंडक्टिव के आधार पे हम लोग देखें तो बस इसी में R के जगह अल्काइल लिए हो तो ठीक है,
फिनाइल लोगे तो फिर वहाँ इंडक्टिव की जगह काम करेगा मेसोमेरिक ना। जैसे हम बात करें इसकी, और एक हम बात कर रहे हैं बेंजीन वाले की, समझोगे क्या मामला है। ऐसे इस तरह से। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे ही ऐसे हम करेंगे तो एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो आएगा, इधर ऐसे रहेगा, ठीक। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 2 4 6 8 1 9, वैलेंस में 9, जो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। वैलेंस में कभी भी इसका 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है कार्बन का, इवन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मोटा मोटी इतना समझें। वहाँ देखोगे तो कहानी थोड़ा अलग दिखाई देगा। यहाँ कहानी अलग होगा। यहाँ क्या होगा कि यहाँ हम लोग इस तरह से रेजोनेंस दिखाते हैं, ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, इससे यहाँ, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह से इसमें दिखाएंगे हम लोग। तो इस तरह से दिखाएंगे तो फिर कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, नीचे फिनाइल रिंग, इधर भी फिनाइल रिंग, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो इस कार्बन को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आ गया तो फिर से वैसे ही चलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन करके यहाँ दिखाते हैं हम लोग। मतलब कि रेजोनेंस में जो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर या एक बॉन्ड को हम लोग एक साथ शिफ्ट करते थे, यहाँ वैसा नहीं होगा, यहाँ वैसा नहीं होगा। हम लोग एक एक करके दिखाएंगे शिफ्टिंग, और एक एक करके शिफ्टिंग दिखाएंगे, तब समझ में आएगा कि कैसे चलेगा। हाँ, अल्काइल में भी यदि दिखाओगे तो फिर यहाँ भी वैसे ही दिखाना होगा कि सर यदि आपने यहाँ ऐसे किया तो यहाँ भी तो हो सकता है वैसा, तो वैसा करो, वैसा हो जाएगा। यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस या मेसोमेरिक नहीं होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग जैसे करते थे हम लोग उस तरह से नहीं होगा। तो HCH, तो यहाँ H के पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 तो हो गया। इस कार्बन का तकलीफ दूर करना था केवल, जो तो हो ही गया है, 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन टोटल, ऐसा। तो यहाँ जो हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस होगा थोड़ा अजीब सा मतलब कि यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का होगा, एक फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इधर से बॉन्ड वाला जाएगा, तब मेसोमेरिक भी होगा, तभी रेजोनेंस भी होगा, और तभी हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। सेम बात है दोनों, बस बहुत कुछ खास इसमें है नहीं, बाकी सारा कहानी तो वही है जो हम लोग पढ़े हुए थे। किसमें? कार्बोकेटायन या कार्बेनायन वगैरह में, वही सारा कुछ है। जैसे मान लो कि कुछ ऐसा बात है, CH3 यहाँ लगा हुआ हो CD3, फिर यहाँ हो CT3, और इसी में दूसरा केस ऐसा हो, CH3, सॉरी पोजीशन चेंज करेंगे, पारा पे नहीं मेटा पे लेके आएंगे, CD3
और यहाँ CT3 ऐसा। अब इसमें से पोजीशन का जो अंतर है, यहाँ पारा सब्स्टिट्यूटेड लिया गया है, यहाँ मेटा पे हम लोग जानते हैं कि मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, केवल इंडक्टिव। और इंडक्टिव के आधार पे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन वाला में प्रोटियम से ज़्यादा ड्यूटेरियम का, उससे ज़्यादा ट्राइटियम का। तो ये सबके सब इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ई देगा, उससे कम ई देगा और सबसे कम ई देगा, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम होता है इंडक्टिव, ड्यूटेरियम का उससे ज़्यादा होता है, ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस ऑर्डर पे स्टेबिलिटी ऐसा जाएगा। लेकिन यहाँ पारा सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ इंडक्टिव होता है लेकिन कोई काम का नहीं होता है, काफ़ी दूर है ना, इसीलिए। तो यहाँ हम लोग मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इनके आधार पे चलेंगे। तो इसमें फिर तो बताएं हैं कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है मेसोमेरिक शिफ्ट नहीं हो करता है। रीजन है ना, मास के आधार पे लेकर के चलते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन तीनों में ट्राइटियम सबसे भारी है। सबसे भारी चीज़ को बार बार इधर उधर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो हेवियर आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये मेसोमेरिक में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बेसिकली ये हाइपर कॉन्जुगेशन ही करते हैं, जो कि रेजोनेंस का ही एक टाइप है स्पेशल सा। तो इस केस में यदि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होगा तो फिर तो केवल हाइड्रोजन करता है, उससे थोड़ा बहुत कम कर सकता है, ड्यूटेरियम में तो एकदम नहीं करेगा। और सिंपल सा वजह है मास, कि हेवियर आइसोटोप को बार बार इधर उधर करना पॉसिबल नहीं होता है। बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। इस केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा, मतलब मिथाइल वाला सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम वाला सबसे कम, ट्राइटियम वाला। लेकिन वही यदि मेटा पे है फिर ट्राइटियम वाला सबसे ज़्यादा। और कुल मिलाकर के वही कहानी तो हम कह रहे हैं पिछले 8-10 लेक्चर से, मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव कंसेप्ट आ गया होगा कि कहाँ रहने से कौन सा चीज़ ऑपरेट होता है। बस उसके बाद क्या है कि नहीं है उस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये फ्री रेडिकल की बात करी हमने। एक बीच में छूट गया था फ्री रेडिकल का जेनरेशन, कि ये फ्री रेडिकल किस तरह से जनरेट होते हैं। कार्बोकेटायन कार्बेनायन का हमने देख लिया, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन कैसे होता है। तो फ्री रेडिकल्स जो है ना होमोलाइटिक फिशन से बनते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है ये होमोलाइटिक फिशन से बनते हैं, होमोलाइटिक फिशन से बनते हैं। कोई नॉर्मल सा बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हो, और होमोलाइटिक फिशन जनरली 2 केस में बताए थे कि एक नॉन पोलर केस होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर बॉन्ड होगा, और दूसरा केस कि इसमें बेसिकली सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 वजह, सनलाइट और नॉन पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर सॉल्वेंट। तब नॉन पोलर बॉन्ड है, सेम एटम के बीच है, सनलाइट लेंगे, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ शिफ्ट करेगा, एक यहाँ करेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा 2 मोल, ऐसा 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 2 मोल हो जाएगा। उसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन है कोई, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ एक यहाँ, प्लस H न्यू, अपने आप नहीं, H न्यू नॉन पोलर बॉन्ड ही है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड होता है ऐसा। तो जब भी बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हो वहीं बनते हैं फ्री रेडिकल्स। फिर R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, यहाँ भी नॉन पोलर बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर, तो R C डबल बॉन्ड O के पास फ्री रेडिकल, टोटल 2 बनेंगे ऐसा। तो इस तरह से जो है फॉर्मेशन है फ्री रेडिकल का। बाकी क्लासिफिकेशन, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, इस सब को तो कर ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर है कार्बोकेटायन के जैसा, तो मैक्सिमम बात वैसा ही रहने वाला है।
ध्यान रखोगे इस चीज़ का। तो फ्री रेडिकल भी यहाँ समाप्त हो जाता है। अब जो इसके बाद इंटरमीडिएट बचे हुए हैं वे उतने कॉमन नहीं हैं, मतलब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो यहाँ तक का, उसमें भी मोस्टली कार्बोकेटायन कार्बेनायन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शुरू वाला ही था कार्बोकेटायन, उससे थोड़ा कम कार्बेनायन, उससे थोड़ा कम फ्री रेडिकल, इसके बाद वाले थोड़ा थोड़ा और कम कम होते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।